स्वागत है दोस्तों एक बार पुनः आपका हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन कोचिंग बाय डॉक्टर सुधीर सर में। दोस्तों एक बार पुनः उपस्थित हूँ आपके बीच में और यह हमारी उपस्थिति एक बार पुनः आपके जीके पोर्शन की जो तैयारी चल रही थी उस संदर्भ में है। इससे पूर्व भी मैंने आपको एक मॉक टेस्ट का सैंपल दिया था और मैंने कहा था कि आप उसमें पार्टिसिपेट करिए। लिंक को ओपन करके आप पार्टिसिपेट करते हुए अपनी प्रवीणता जो भी आपने अभी तक दक्षता हासिल की है जीके के तैयारी के दौरान, उसमें जो भी जिस यूनिट में भी आप स्ट्रॉन्ग हैं, जिसमें भी आप वीक हैं, उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रिपरेशन को आगे बढ़ाइए। आइए शुरुआत करते हैं। बीच में बहुत सारी बातें होती रहेंगी। इसमें आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है एग्जाम की तरह, जैसा कि आप देखते हैं इसमें लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। वे सारी यूनिट जो भी आपकी हैं, वो सारे यूनिट को कवर करते हुए क्वेश्चन को बनाया गया है और सारी क्वेश्चन जो है वह आपके जो भी जिस तरह से एग्जाम में आते हैं उसके हिसाब से बनाए गए हैं और इसमें से ही एक या दो प्रश्न आपको मिल भी जाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा। एक परंपरा सी रही है, ईश्वरीय कृपा है। आइए शुरुआत करते हैं। आप में जो ये फॉर्मेलिटी है उसको एंट्री करते हैं और देखिए एंट्री हो चुकी है। इसके बाद शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न को देखेंगे और टाइम शुरू हो गया है। आइए शुरुआत करते हैं। देखिए यहाँ पे प्रश्न है 26 जनवरी 2024 को 75वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर किस देश के राष्ट्राध्यक्ष मुख्य अतिथि थे? द नेशनल हेड ऑफ विच कंट्री वाज द चीफ गेस्ट ऑन द ओकेजन ऑफ 75th रिपब्लिक डे ऑन 26 जनवरी 2024। दोस्तों चार ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखेंगे। इसी चार ऑप्शन में से आपको रिप्लाई देना है। दोस्तों एक चीज़ दिमाग में रखिएगा, आप आंसर देते हुए आगे बढ़िएगा। इसी तरह के जो भी करंट अफेयर्स में जो भी इशूज़ हैं, जो भी पर्सनालिटीज़ के या रिसर्च के, साइंटिफिक रिसर्च के, स्पोर्ट्स के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। जो भी इकोनॉमिकल सर्वे हैं, जो भी आपके एनवायरमेंटल इशूज़ हैं, उससे रिलेटेड प्रश्न, जो भी संगठन है, फिल्म फेयर अवार्ड है, ऑस्कर अवार्ड है, उससे रिलेटेड प्रश्न मिलते हैं। इसी पैटर्न को देखते हुए आप अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइएगा। यहाँ पर फ्रांस इसका सही जवाब होगा। 75th रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन में फ्रांस के राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि थे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न यहाँ पर देखें। ये एक्सरसाइज से भी प्रश्न आते रहे हैं। यहाँ पर जो प्रश्न है कह रहा है कि जनवरी 2024 में अरब सागर के ऊपर संपन्न वायुसेना अभ्यास डेजर्ट नाइट में भारत और संयुक्त राज्य अमीरात के अलावा किस यूरोपीय देश ने भागीदारी की? दोस्तों यहाँ पर आप देख रहे हैं चार ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है। जैसा कि मैं ऑप्शन नहीं पढ़ता, लेकिन यहाँ पर जो चार ऑप्शन हैं इसमें एक बार पुनः फ्रांस इसका सही जवाब है। फ्रांस ने भागीदारी की थी इसमें। अपने जो भी राफेल को आप जानते हैं, राफेल को लेकर के, राफेल फाइटर एयरक्राफ्ट इनका है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इस तरह के प्रश्न आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को, यहाँ पर देखिएगा 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों को मिले स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 का प्रथम पुरस्कार 7वीं बार इंदौर को प्राप्त हुआ है। जैसा कि आप देखते हैं कि मेरे प्रश्नों में ही एक प्रश्न आपको मिल जाता है, एक उत्तर भी आपको मिल जाता है। 7वीं बार अगर पूछता है कि लगातार 7वीं बार किस शहर को स्वच्छता पुरस्कार मिला है, तो यह इंदौर हो गया। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि एक और कौन शहर उसके साथ प्रथम स्थान पर रहा। इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि 2 शहरों को एक ही साथ प्रथम पुरस्कार दिया गया है। तो इसके साथ पहली बार रहा है इंदौर के साथ सूरत के साथ आप जा सकते हैं। सूरत इसका सही जवाब है। सूरत और इंदौर देश के स्वच्छ शहर के रूप में चुने गए हैं 1 लाख से अधिक वाले में। आगे बढ़ते हैं और चौथे प्रश्न की तरफ। ये स्पोर्ट्स भी आपके सिलेबस का हिस्सा है और यहाँ पर कह रहा है कि किस भारतीय खिलाड़ी को आईसीसी ने पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 चुना है? दोस्तों यहाँ पर इसका जो सही जवाब होगा वह विराट कोहली होगा, क्योंकि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट एट द आईसीसी मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 विराट कोहली वाज अनाउंस्ड एज द आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द ईयर। और अगर मान लीजिए अगर यही पूछता आपका कि 2020 में कौन क्रिकेटर ऑफ द ईयर चुना गया है, तो वहाँ पर आपका जवाब हो जाएगा सूर्यकांत यादव। लेकिन यहाँ पर ओडीआई का पूछ रहा है, तो आपको विराट कोहली सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और इसी तरह से इन्फॉर्मेटिव होकर के आप अपनी पढ़ाई करते रहेंगे। यह भी प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है दोस्तों। यह कह रहा है विकासशील देशों के संगठन ब्रिक्स के सदस्य देशों की संख्या 5 से बढ़कर के कितनी हो गई? रेलेवेंट क्वेश्चन है और इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता है। मैं आपको बता दूं कि इस बार जो मीटिंग हुई थी इसमें जो ब्रिक्स देशों का जो सम्मेलन है, समूह है, जिसमें कि ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, साउथ अफ्रीका और चाइना है, इस बार इनकी संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। 10 यहाँ पर ऑप्शन सही होगा, लेकिन हम आपको बता दें 11 इनको चुना गया था। अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस लिया। इजिप्ट, ईरान, यूएई, सऊदी
सऊदी अरबिया और इथियोपिया अब ब्रिक्स के सदस्य बन गए हैं। ये अर्जेंटीना ने अपना नाम वापस ले लिया है, लिहाजा जिनकी संख्या बढ़ करके 10 हो गई है। देखिए यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण और इंटरनेशनल इवेंट से संबंधित प्रश्न है। यह कह रहा है कि 96वें ऑस्कर पुरस्कार 2024 में किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता रहा है। एक बात ध्यान में रखिएगा कि जो पैटर्न आपको देखने को मिल रहा है प्रश्नों के स्टडी के दौरान, अब तो लगातार हमारी आपसे मुलाकात होती रहेगी और वन शॉट्स के साथ मैं आपके साथ उपलब्ध होऊंगा बहुत जल्दी और सारे प्रश्नों के एनालिसिस करूंगा। आप हमारे पुराने वीडियो पड़े हुए हैं, उनको भी देखते हुए बढ़िएगा। लेकिन अब एक नए सिरे से आपको अपनी तैयारी करनी है और उन चीज़ों को देखना है कि कहाँ से प्रश्न आपको मिल रहे हैं, क्योंकि प्रश्न यह एक महासमुद्र है और इसमें आप प्रश्नों को जब तक से उस पैटर्न से वाकिफ नहीं होंगे आप सफलता से कोसों दूर हो जाएंगे, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट का एक्सपर्टाइज बनाया जा रहा है। आप प्रोफेसर अपने सब्जेक्ट के बनते हैं, लेकिन सामान्य ज्ञान इसलिए रखा जाता है कि आप सारी चीज़ों से विज्ञ हों। अगर आप कॉमर्स के हैं, साइंस के हैं, जूलॉजी है, बॉटनी है, आप किसी भी और सब्जेक्ट के हैं, अगर मान लीजिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, लेकिन आपको एक सामान्य ज्ञान हर एक चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि आप समाज में एक पथ प्रदर्शक की भूमिका में हैं, प्रोफेसर की भूमिका में हैं, लिहाजा सामान्य ज्ञान को इसमें सम्मिलित किया जाता है। तो आपका फोकस मेन रूप से आपके सब्जेक्ट पर होना चाहिए, जहाँ पर आपको कंपटीशन अपने ही लोगों से होता है। वहाँ पर 70 जो प्रश्न आते हैं उसमें आप कोशिश करिए कि 65 प्लस 69, 68, 70 कर लें। जीके में आप बेहतर करें। अगर 20 प्लस करते हैं आपका सिलेक्शन निश्चित हो जाता है। 25 प्लस करते हैं तो आप टॉप मोस्ट में रहते हैं और अपने अकॉर्डिंगली आप पोस्टिंग पा जाते हैं और आपका स्वर्णिम सुनहरा भविष्य सुरक्षित हो जाता है। तो दोस्तों आप पैटर्नों से वाकिफ़ होते हुए चलिएगा, क्योंकि आप एक जान लीजिए कि बहुत सारे जगहों पर मैं देखता हूं अनावश्यक प्रश्नों का चयन होता है, या फिर बहुत आपको कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता। आप विज्ञ हैं, आप नेट हैं, JRF हैं, डॉक्टरेट हैं, आपको इस स्तर पर कोई भी, हाँ सामान्य ज्ञान आपकी थोड़ी कमजोरी है, खासतौर पर साइंस बैकग्राउंड वालों की, तो थोड़ा सा उस पैटर्न से वाकिफ़ होकर के अपनी तैयारी को धार दीजिए और हम लगातार आपके साथ बने हुए हैं। इस प्रश्न को देखिए, इसमें कह रहा है कि किसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है। दोस्तों यहाँ पर ओपेनहाइमर इसका सही जवाब है। दोस्तों एक बात और बता दें कि इस फिल्म को 7 श्रेणियों में इसको पुरस्कार मिला हुआ है। यह एक जो भौतिक वैज्ञानिक जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर के उत्थान और पतन को दर्शाई हुई फिल्म है, जिसमें परमाणु बम के विकास में जो सम्मिलित थे। इस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का, सर्वश्रेष्ठ संपादन का, सर्वश्रेष्ठ छायांकन का और सर्वश्रेष्ठ मूल स्कोर का भी, यानी कि 7 अवार्ड ओपेनहाइमर को प्राप्त है। इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए, यह कह रहा है, यह आपका मैंने जैसे बताया करंट अफेयर्स। इसके बाद जैसा कि आयोग की जो नियमावली है उसमें आयोग ने जो 6 यूनिट रखे हुए हैं उनका जो मैंडेटरी है, यद्यपि उसको फॉलो नहीं करते हैं या कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, 4 या 5 क्वेश्चन उनको देना होता है, लेकिन मोस्टली वह करंट अफेयर के प्रश्नों को ज़्यादा सम्मिलित करते हैं। उसका एक कारण ये भी होता है कि मान लीजिए इकोनॉमिकल सर्वे है, एनवायरमेंटल सर्वे है, पॉलिटिकल इशूज हैं जो कि करंट इशूज भी होते हैं, वे भी उस करंट अफेयर्स के हिस्से बन जाते हैं। इसलिए करंट अफेयर्स का जो संख्या होती है थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। बहरहाल हम बढ़ते हैं दूसरे यूनिट के प्रश्न की तरफ और ये प्रश्न देखिए टीचिंग एप्टीट्यूड से कह रहा है कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार सकल नामांकन को 100% लाने का लक्ष्य कब तक रखा गया है। बाइलिंगुअल मैंने तैयार किया है। मेरी जो भी टेस्ट सीरीज है, मेरे जो भी प्रैक्टिस सेट हैं, जो भी मेरे नोट्स हैं बाइलिंगुअल हैं, तो आप इंग्लिश और हिंदी दोनों विद्यार्थियों को कहीं कोई परेशानी नहीं है। आप हमारे साथ यूट्यूब पर जुड़े हैं, सो फार सो गुड। अगर आप हमसे जुड़ना भी चाहते हैं तो भी आप हमें मैसेज करके और मेरे जो नंबर डिस्प्ले होते हैं बात करके आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी को पूर्णता प्रदान कर सकते हैं। बहरहाल इस प्रश्न का एंसर जो होगा वह जो GER के बारे में बात की जा रही है, ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो के बारे में बात की जाती है, इसका अचीवमेंट 2030 तक करने की बात कही है कि कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में इसका गठन हुआ था न्यू एजुकेशन पॉलिसी का। आप वाकिफ होंगे। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2019 से प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 2024 का थीम क्या है। दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि प्रश्नों में ही एक प्रश्न होता है, उसका उत्तर भी होता है। यहाँ पर आप देखिए कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष कब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 24 जनवरी को। कब से शुरुआत की गई थी? 2019 से। किसके द्वारा कंडक्ट किया जाता है? संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा। और इस बार इसकी थीम क्या है? तो इसका जो थीम है, 4 ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं, इसमें जो इसका थीम है वो है अस्थायी शांति के लिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न देखिए जो कह रहा है किसी भी अनुसंधान की गहनता को किसके द्वारा आंका जा सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न। बाय होम कैन द डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च बी जजेज। तो ये अनुसंधान
अनुसंधान के उद्देश्यों के द्वारा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय बड़ी तेजी से बीत रहा है और हमें 30 प्रश्न करने हैं। अभी हम 10वें प्रश्न की तरफ हैं। यही एक एनवायरनमेंट मिलता है आपको कि आपको किस तरह से प्रश्नों को करना है और विद इन टाइम करना है, लिमिटेड टाइम में करना है। तो यहाँ देखिए, मूल्यांकन की किस प्रक्रिया में छात्र शिक्षण उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपनी सफलता या विफलता की पुष्टि करता है। दोस्तों, निर्माणात्मक मूल्यांकन इसका सही जवाब होना चाहिए, क्योंकि इसी में जो है वह अपना यह करता है फॉर्मेटिव एवोल्यूशन में। बढ़ेगा अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, एक बार पुनः मैंने कहा था 3rd यूनिट का आ गया। आईसीटी कंप्यूटर के किसी नेटवर्क की भौतिक या तार्किक व्यवस्था को किससे संदर्भित किया जाता है, यानी कि व्हाट इज द फिजिकल और लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ ए नेटवर्क इन ए कंप्यूटर रेफर्ड टू टोपोलॉजी। द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 12। और यहाँ पर जैसा कि एब्रीविएशन आपके आईसीटी का एक हिस्सा है और एब्रीविएशन से क्वेश्चन आते रहे हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कह रहा है HTML का एब्रीविएशन क्या है, संक्षिप्त रूप इसका क्या है कंप्यूटर में। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। 3rd इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 13 एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप ये समझ लीजिए कि इसी तरह के प्रश्न हो सकता है, यह प्रश्न आपको परीक्षाओं में देखने को मिले, क्योंकि प्रश्नों के चयन के दौरान लगातार अध्ययन करके ही मैं इनका चयन करता हूं और वह आपके लिए रेलेवेंट होते हैं। और ईश्वरी कृपा ऐसी रही है कि मेरे प्रैक्टिस सेट से मेरे जो भी टेस्ट सीरीज होते हैं वह मैं इस तरह का निर्माण करने का प्रयास करता हूँ कि ईश्वरी कृपा से क्वेश्चन मिल भी जाते हैं। हूबहू प्रश्नों का आना यह अपने आप में एक चमत्कार की तरह होता है, ईश्वरी कृपा है। बहरहाल इस प्रश्न को देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको निश्चित तौर पर देखने को मिलते हैं या मिल भी सकते हैं। मोकिट MOOKIT ओपन सोर्स ई लर्निंग प्रोग्राम किस IIT द्वारा विकसित किया गया है, इस तरह के प्रश्नों का चयन आयोग करता है। मोकिट ओपन सोर्स ई लर्निंग प्रोग्राम हैज बीन डेवलप्ड बाय व्हिच IIT। IIT कानपुर द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 14। और यह प्रश्न भी आप देखिए, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर से लगातार प्रश्न पूछे जाते रहे। आप जब भी प्रिपरेशन करिएगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर कह रहा है कि इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस किसका हिस्सा है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, जब भी कंप्यूटर की जो भी सीक्वेंशियल डेवलपमेंट हुई है, जो भी इनिशियल स्टेज से लेकर के आज के स्टेज तक, उसको 5 जनरेशन में हम रखते हैं। इसमें जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वह आज की बात है, यानी कि आप 5th जो आपका ऑप्शन है, जो 5वीं पीढ़ी डी के साथ आप जा सकते हैं। जब भी याद रखिएगा, जब भी पहली जनरेशन की बात होगी वैक्यूम ट्यूब आएगा, 2nd जनरेशन ट्रांजिस्टर, 3rd जनरेशन जो आएगा वह एकीकृत सर्किट की बात आती है, और चौथी जो आती है माइक्रो प्रोसेसर की, और 5वीं आती है जो कि अभी मैंने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र जिसका सर्वप्रथम प्रतिपादन जी टॉन्सले ने 1935 में किया था, का उच्चतम पोषण स्तर किससे प्राप्त है। जैसा कि मैंने कहा था कि प्रश्नों में ही मेरा प्रयास होता है कि आपको एक प्रश्न मिले, यहाँ पर पूछ दिया अगर पारिस्थितिकी तंत्र शब्द का किसने फर्स्ट टाइम दिया था, तो जी टॉन्सले हो जाएगा। कब किया था, 1935 में। 2 प्रश्न हो गया, और तीसरा प्रश्न तो यहाँ पर मैंने सम्मिलित किया है। तो इसमें जो आपका होगा, जो आप देख रहे हैं ओमनिवोरस यानी कि सर्वाहारी, इसका सही जवाब होगा। और बढ़ेंगे हम अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है, रिलेवेंट है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड वाटर डे, वाटरलैंड डे, जो वेटलैंड डे जो है वह 2 फरवरी को मनाया जाता है। हम आपको बता दें कि जो अभी रामसर की बड़ी चर्चा है, रामसर वेटलैंड जो आप देखते हैं, रामसर सम्मेलन की बात की जाती है, जो ईरान का एक शहर है, और 1971 में पहली बार 2 फरवरी को इसके संदर्भ में जो समिट हुई थी, उसी के बाद 2 फरवरी को चयनित किया गया था आर्द्र भूमि दिवस के रूप में। और 2 फरवरी का सही जवाब है। इस समय ये भी पूछता है कितने साइट्स हैं, 2500 से ऊपर साइट पूरे वर्ल्ड में हो गए हैं। इंडिया में 2 बिहार के 2 साइट सम्मिलित किए गए हैं। तो लेटेस्ट जो है 82 रामसर साइट्स हैं। आगे बहुत सारे प्रश्न बताएंगे इस संदर्भ में हम टेस्ट सीरीज के दौरान। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। द यूनाइटेड नेशन, देखिए यह भी प्रश्न हो सकता है कि आपको एग्जामिनेशन में मिली, इस तरह के प्रश्न का चयन आयोग करता है। बड़े ढूंढ के मैं प्रश्नों को लाता हूँ आपके लिए। यह प्रश्न भी देखिएगा, संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2024 को निम्न में से किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है। दोस्तों, इसका जो सही जवाब है सी है, इंटरनेशनल कैमलेट्स यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऊंट जो है कैमलेट वर्ष के रूप में किया है। तो हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शहर में भारत के पहले डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई है। दोस्तों, यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का, इंडियाज फर्स्ट डॉल्फिन रिसर्च सेंटर इज एस्टेब्लिश्ड इन पटना। इट इज़ द फर्स्ट टाइम ऑफ इट्स काइंड इन द होल ऑफ एशिया। और हम आपको बता दें
कि यह पटना में स्थापित किया गया है। द डॉल्फिन डे सेलिब्रेटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ऑफ बिहार ऑन 5 अक्टूबर एवरी ईयर। बिहार में इसको 5 अक्टूबर को डॉल्फिन डे के रूप में मनाया जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और बहुत तेजी समय बहुत तेजी से बीत रहा है। देखिए, भारत के किस राज्य में विश्व की पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सफारी का उद्घाटन किया गया है? जिससे कि सेंचुरी से, राष्ट्रीय उद्यान से प्रश्न आते रहे। यहाँ पर पहली मेलेनिस्टिक टाइगर सेंचुरी की बात की जा रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हो सकता है ये भी प्रश्न आपको परीक्षाओं में मिल जाए। मेलेनिस्टिक यानी कि जो काला जो रंग होता है, जो टाइगर जो धारियाँ होती हैं जो बाघ के ऊपर, तो वह इसको काला टाइगर का भी कहा जाता है। कहाँ स्थापित किया गया है? तो यह उड़ीसा में किया गया, सिमलीपाल के पास में। तो सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान जानते हैं कि आप उड़ीसा में है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है वायुमंडल किस परत में उड़ान सुरक्षित माना जाता है उड़ाना? तो दोस्तों हम आपको बता दें, यह बहुत ही आसान प्रश्न है। और यहाँ पर स्ट्रेटोस्फीयर में, क्योंकि टेम्परेचर वहाँ पर समताप मंडल है, समताप होता है, तो द लोअर पार्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फीयर इज कंसिडर्ड द सेफेस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर फॉर फ्लाइंग एयरक्राफ्ट। और यह होता है स्ट्रेटोस्फीयर एक्सटेंड अप टू 50 किलोमीटर, इसको भी याद करिएगा, अबव द ग्राउंड। तो अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, हैली नामक पूछल तारा जो अंतिम बार कह रहा है, जो अंतिम बार 1986 में दिखाई दिया था, भविष्य में कब दिखाई देगा? तो पूछता है कब दिखाई दिया था, 86 आप कह देंगे। इसके बाद कब दिखाई देगा? तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं, आफ्टर 76 ईयर्स, यानी 2062 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड व्हाट इज दिस, और दिस इज रिलेटेड टू आवर हिस्ट्री एंड कल्चर। और यहाँ पर इस तरह के प्रश्न भी आयोग चयनित करता है। इसमें पूछ रहा है कि किस विवाह को जो है हम कहते हैं अष्ट विवाह में कौन सा विवाह प्राय विश्वासघात द्वारा किया जाता है? दोस्तों जो भी ऑप्शन इसमें आप देख रहे हैं, असुर विवाह, प्रजापत्य विवाह, राक्षस विवाह, पैशाच विवाह, तो पैशाच विवाह इसका सही जवाब है। जैसे कि आप जानते हैं, ब्रह्म विवाह, गंधर्व विवाह, दैव विभाग, अर्श विवाह, इस तरह के और भी एग्जाम्पल 8 विवाह के उदाहरण मिलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, कह रहा है, यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, इस तरह के प्रश्न आपको गूगल पर भी नहीं मिलेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि सेफ्टी बिल के विरोध में भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने बम फेंकने के दौरान किस क्रांतिकारियों के कथन को दोहराया था? यहाँ पर किसने बम फेंका था, क्या कहा था, यह बात नहीं कह रहा है। किस क्रांतिकारियों के, कि बहरों को बात सुनाने के लिए अधिक कोलाहल की आवश्यकता पड़ती। दोस्तों बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और आपको बता दूं कि इसी तरह के प्रश्न आपको मिलेंगे, क्योंकि हर साल आपको नए प्रश्न मिलते हैं। किताबें वही हैं, एनसीईआरटी वही है, ल्यूसेंट वही है, सारी गाइड वही हैं, सारी बुक्स वही हैं, एनवायरमेंट की किताबें वही है, आपका लक्ष्मीकांत वही है, डीडी बसु वही है, नेशनल मूवमेंट बिपिन चंद्रा वही है, लेकिन प्रश्न बदल रहे हैं। तो प्रश्न कैसे बदल रहे हैं? उसी प्रश्नों में से प्रश्नों का चयन किया जा रहा है। यहाँ पर फ्रांसीसी इसका सही जवाब होगा। फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने इस बात को कहा था कि बहरों को सुनाने के लिए कोलाहल की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, क्योंकि समय वाली तेजी से बीत रहा है। हमें 7 प्रश्न करने हैं। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, जिसे उसकी लंबाई का दक्षिणी गंगा भी कहा जाता है? गोदावरी। गोदावरी द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ पेनिनसुलर इंडिया। गोदावरी के साथ आप जा सकते हैं। इट्स ऑल्सो कॉल्ड दक्षिणी गंगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, इकोनॉमी से हो गया। भारतीय रिजर्व बैंक जिसका राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया, कब किया गया? रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण, नेशनलाइजेशन किया गया 1949 में। कब स्थापना हुई थी? 1935 में। इसका मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। और प्रश्न यहाँ पर क्या है, ये इसकी किस आयोग के मुताबिक की गई थी? तो हिल्टन यंग आयोग इसका सही जवाब है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अब 26वां प्रश्न देखिए। इस तरह के प्रश्न भी मिलते हैं। भारत जो कि अपने उत्पादित कॉफ़ी का लगभग 65 से 70% निर्यात कर देता है, उत्पादन की दृष्टि से भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक कॉफ़ी उत्पादित करता है? दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इस तरह के प्रश्न आपको मिलते हैं। यहाँ पर प्रश्न देखिए, अगर ये पूछता है कि भारत अपनी कॉफ़ी का कितना निर्यात कर देता है, तो कर देता है 65 से 70%। लेकिन यहाँ पूछ रहा है कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करता है, तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन करने वाले 4 ऑप्शन आप देख रहे हैं, और यहाँ पर कर्नाटक इसका सही जवाब है। हम आपको बता दें कि अपनी प्रोडक्शन का भारत जो है लगभग 70% यह निर्यात कर देता है। तो आप इसके साथ जा सकते हैं। बढ़ेंगे अकाउंट्स फॉर अप्रॉक्सीमेटली 70% ऑफ इंडिया टोटल कॉफ़ी प्रोडक्शन कर्नाटक करता है। कितना? 70%। तो आप देखिए, यहाँ पर भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण किया जाता है। किससे किया जाता है? बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पॉवर्टी लाइन डिटरमाइंड इन इंडिया। देखिए यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें हम आपको बता दें कि जो नीति आयोग की टास्क फोर्स है, वह इंडियाज पॉवर्टी लाइन इज कैलकुलेटेड बाय द गवर्नमेंट बॉडी नीति आयोग। इट इज़ बेस्ड ऑन द डेटा फ्रॉम द नेशनल सैंपल सर्वे NSSSO के डेटा के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण होता है। नीति आयोग जैसा कि आप जानते हैं, इसका जो गठन किया गया था योजना आयोग के भंग होने के बाद 1 जनवरी 2015 को। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न देखिए, आगे हम 28
दूसरे प्रश्न की तरफ, यह इंडियन पॉलिटी से है। भारतीय संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को अधिकारिक रूप से राजभाषा का दर्जा प्राप्त है। इनका उल्लेख संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? अनुसूची, जो कि 12 अनुसूचियां अभी तक संविधान में है दोस्तों, 8वीं अनुसूची इसका सही जवाब होगा। 8वीं अनुसूची में इन 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। द 22 ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया आर लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 29। भारत संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है दोस्तों, क्योंकि जब संवैधानिक उपचारों के अधिकार की बात आती है, कंस्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात आती है, जिसको कि भारत संविधान की आत्मा कहा था, किसने कहा था? बी आर अम्बेडकर ने। लेकिन यहाँ पर मोस्टली क्या कहा जाता है? मोस्टली जो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली जो इसका आंसर होगा वह उद्देश्य का प्रीफेस को भारत संविधान की आत्मा कहा जाता है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न लास्ट प्रश्न है जो कि इस टेस्ट सीरीज का कह रहा है, राष्ट्रपति शासन संबंधी प्रावधानों का विरोध करते हुए स्टेटमेंट से भी प्रश्न आता है। ध्यान रखिएगा, किसने कहा था कि राष्ट्रपति का आपातकालीन अधिकार संविधान के साथ धोखा है? दोस्तों, मृत पत्र तो अम्बेडकर ने कहा था राष्ट्रपति के आपातकालीन अधिकार को, लेकिन यहाँ पर जो KM नाम्बियार हैं उन्होंने इस बात को कही थी। तो आप नाम्बियार के साथ जा सकते हैं, नाम्बियार इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हम अपने सबमिट कर रहे हैं दोस्तों। मैंने सबमिट कर दिया है, मैं रिजल्ट देख रहा हूँ। व्यू रिजल्ट पर मैं क्लिक करता हूँ, मैंने कितने प्रश्न सही किए हैं तो देखिए यहाँ पर रिजल्ट डिस्प्ले हो रहा है और मैंने 30 आउट ऑफ 30 किया है। ईश्वरी कृपा से आप भी ऐसा करें, सफल होएं। हमसे जुड़ने के लिए फ़ोन करें, मैसेज करें। धन्यवाद।